हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी करना शुरू किया और एक क्रमबद्ध तरीके से हमने 10वीं यूनिट को और फिर छठी यूनिट को समाप्त किया। अब हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं, साथ में हमने सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू किया है। कुछ लोगों को आशा है कि भैया केवल सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे क्या? नहीं भाई, मैं प्री जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे उसी तरीके से चलता रहेगा। प्री का जो नया सिलेबस है वो मैं पढ़ाऊंगा ही सही। बाकी की जो यूनिट्स हैं उनमें भी हमने एमसीक्यू सीरीज शुरू की है। हम लगभग 10 यूनिट के एमसीक्यूज इस प्लेटफॉर्म पर आपको निशुल्क करवाने वाले हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। आज हम 10वीं यूनिट का छठा टेस्ट देने वाले हैं। उम्मीद है आप सब लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ चुके होंगे, तैयार होंगे अपना मूल्यांकन करने के लिए। देखिए, आज की तारीख में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हम केवल पढ़ाई करके अपने आप को सफल नहीं बना सकते। हमें बार बार अपना मूल्यांकन करके हमें अपने आप में सुधार करना होगा। बार बार हमें अपने आप में सुधार करना है, बार बार सुधार करना है। आप टेस्ट में देखिए आपके कौन से वीक पॉइंट्स है, कौन से चीजों से आपके प्रश्न बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, किन में और सुधार किया जाना चाहिए। रोज अपने आप में सुधार करते रहिए। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, उम्मीद है इस बात की आपको ये सिलेबस याद भी होगा। यहाँ एक विशेष बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार एक डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज करते समय उनके शरीर पर ध्यान नहीं देता, केवल इलाज पर ध्यान देता है, उसी तरीके से मैंने भी एक शिक्षक की भूमिका निभाते हुए केवल आपको टॉपिक समझाने पर फोकस किया है। अब वो टॉपिक जाति से हो, जनजाति से हो, इकोनॉमिक्स से हो, किसी भी टॉपिक से हो, मैंने आपको वो शुद्ध रूप से समझाने का प्रयास किया है। मेरा किसी धर्म जाति विशेष से कोई लेना देना नहीं है और ना मैं किसी धर्म विशेष जाति को सपोर्ट करता हूं। हम केवल और केवल निशुल्क शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं और यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, फटाफट अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप इसका जो मूल्यांकन होगा 50 क्वेश्चंस का, उसे मूल्यांकन करने के बाद मुझे लास्ट में अवेलेबल कराएंगे, बताएंगे टेक्स्ट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसा आप। और अगर आपका मूल्यांकन खराब है, आप कम नंबर ला रहे हैं, तो आपको जरूर बताना है ताकि हम आपका समर्थन कर सके, आपको सुधार की तरफ ले जा सके। पहला प्रश्न है, किस एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने जनजातियों के लिए विलीन मानवता शब्द का उपयोग किया? किसने विलीन मानवता शब्द का प्रयोग किया है? क्वेश्चन याद रखना, समाजशास्त्री पूछा हुआ है। किस एक समाजशास्त्री ने, क्योंकि जनजातियों का अध्ययन जनरली समाजशास्त्री ही करते हैं, तो ये लगभग सारे समाजशास्त्री है। तो किन्होंने इन्हें विलीन मानवता कहा? अंग्रेजों ने, जीएस घुरिया ने, जॉर्ज गियर्सन ने और दास एंड दास ने। जल्दी से आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दास एंड दास। तो दास एंड दास ने इन्हें विलीन मानवता कहा या मानवता विलीन हो चुकी है यहां, तो ऐसा कहा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, भौगोलिक विभाजन के अनुसार मध्य प्रदेश के पूर्वी जनजातीय प्रदेश में कितने प्रतिशत जनजाति निवास करती है? मुझे पता है ये प्रश्न टफ है क्योंकि लिंक से हटकर पूछा गया प्रश्न है ना, इसलिए आपको टफ लगने वाला है। तो भौगोलिक विभाजन आप जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन किया जाए तो मध्य प्रदेश के 3 क्षेत्र बनेंगे। ये उत्तरी क्षेत्र बनेगा, ये पूर्वी क्षेत्र बनेगा, ये पश्चिमी क्षेत्र बनेगा और यहाँ दक्षिणी क्षेत्र होगा। हम पूर्वी क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। आप फटाफट आंसर कीजिए। वैसे मैंने बता दिया है कि पूर्वी क्षेत्र में 14% जनसंख्या निवास करती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो जनजाति की है वो पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, निमाड़ वाले क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ज्यादा जनसंख्या कॉन्सेंट्रेशन है। सबसे कम कहाँ है? उत्तर में है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भौगोलिक विभाजन के अनुसार किसी एक जिले में जनजाति का प्रतिशत उत्तरी जनजाति क्षेत्र में अत्यधिक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैंने टफ क्वेश्चन जानबूझकर बनाए हैं ताकि आप अपने आप में सुधार कर सकें, क्योंकि मैं सरल प्रश्न पूछूंगा, आप सुधार करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। क्वेश्चन क्या है? भौगोलिक विभाजन के अनुसार। तो भौगोलिक विभाजन तो आपको याद आ गया होगा कि हमें पहले मैप बना लेना है। जब भी आपसे क्वेश्चन भौगोलिक विभाजन का होगा
तो आप बिना मैप लगा बनाए आंसर नहीं करेंगे। किस एक जिले में जनजातियों का प्रतिशत उत्तरी जनजातीय क्षेत्र में अधिक है, तो उत्तरी जनजातीय क्षेत्र के जिले ये आते हैं। अब यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो किस जिले में है, आंसर रखना है श्योपुर में है। तो श्योपुर, वैसे अगर जनरल पूछा जाता तो आप झाबुआ आंसर करते, 89% अलीराजपुर आंसर करते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा केवल उत्तरी जनजातीय क्षेत्र में भौगोलिक विभाजन के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर करना है श्योपुर में सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट आंसर कीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम दशकीय वृद्धि अनुसूचित जनसंख्या के लिए दर्शाता है? कौन सा जिला न्यूनतम वृद्धि दर्शाता है? अब देखिए यहाँ एक प्रश्न ध्यान रखना, ऋणात्मक जो है वो नहीं पूछा है, ऋणात्मक वृद्धि दर नहीं पूछी गई है। ऋणात्मक वृद्धि दर पूछती तो 3 जिले अलग होते। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, न्यूनतम वृद्धि को दर्शाता है, तो ऋणात्मक वाले शामिल नहीं करने हैं। तो न्यूनतम वृद्धि को कौन दर्शाता है, फटाफट आंसर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर करेंगे। इसका आंसर है मंदसौर। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो सोच रहे हो कि नहीं भैया हमने तो भिंड पढ़ा है। भैया ये जो जिले हैं ना, भिंड, डिंडोरी, तो ये न्यूनतम ऋणात्मक जो है जनसंख्या वृद्धि वाले हैं। आपसे न्यूनतम पूछा गया है कि वृद्धि तो हुई लेकिन न्यूनतम हुई, वो पूछा गया। ऋणात्मक माने तो वृद्धि ही नहीं हुई ना, वृद्धि थोड़ी हुई, वहां तो कमी हो गई ऋणात्मक माने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 5वां प्रश्न। निम्नलिखित जिलों को अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के घटते क्रम के रूप में प्रतिशत के आधार पर जमाइए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत के आधार पर, क्वेश्चन क्या है, जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के घटते क्रम के रूप में प्रतिशत के आधार पर, मतलब प्रतिशत सबसे ज्यादा जहां होगा वो घटते क्रम में, मतलब जो सबसे कम प्रतिशत वाला जिला है वो सबसे आगे, उसके बाद बड़ा प्रतिशत, उसके बाद ऐसे, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा प्रतिशत 89% आएगा, 87% आएगा, फिर 69% आएगा। ऐसे आपको प्रतिशत के हिसाब से जमाना है। जल्दी से आंसर करो। यहाँ क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए था कि ए बी सी डी इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन मैं इतना बड़ा प्रश्न बनाना नहीं चाहता हूं, इसलिए फटाफट आप आंसर कीजिए कि चौथे नंबर पर या सबसे पहले कौन सा जिला आएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। आंसर होगा खरगोन। सबसे कम जो प्रतिशत है वो खरगोन जिले में है। आपको पता होगा कि अलीराजपुर में 89% जनसंख्या है, झाबुआ में 87% है, बड़वानी में 69% है, और यहाँ 50% से कम है। तो सबसे घटते क्रम में सबसे पहले कौन आएगा, खरगोन आएगा। आपको आंसर याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा जनजातीय प्रतिशत कहां पर है, अलीराजपुर में, उसके बाद झाबुआ में, उसके बाद बड़वानी में, और सबसे लास्ट में खरगोन आएगा। तो ये सबसे पहला जिला बनेगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों से मध्य प्रदेश की किन जनजातियों में जनजातियों का दर्जा किस वर्ष समाप्त किया गया? देखो, मध्य प्रदेश में 3 ऐसी जनजातियां हैं जिनका जनजाति का दर्जा सरकार ने समाप्त कर दिया था। हमें पता है सबको, पुरानी किताबों में आंकड़ा भी यही है कि जनजातियां कुल मध्य प्रदेश में कितनी है, 46 नहीं, इसमें से 3 का समाप्त कर दिया था दर्जा। तो वो किस वर्ष समाप्त किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपको बताना है कि किस वर्ष 3 जनजातियों का जनजातीय दर्जा समाप्त किया गया था। 3 जनजातियों का दर्जा जो है वो 2003 में समाप्त किया गया था। आपको अपने आंसर अच्छे से बताने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति का प्रतिशत कितना है? कोरकू जनजाति कितना प्रतिशत है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सब लोगों को एक कोड बना करके मैं ये भी याद करा चुका हूं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्रम कौन सा है, को फटाफट आंसर करना है। मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति का प्रतिशत कितना है? आप सब जानते हैं कोरकू कौन से नंबर की जनजाति है, जल्दी से आंसर कीजिए। कोरकू का जो प्रतिशत है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7.26 करोड़ है। आप सब जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, इस 2011 की जनगणना में 1.5 करोड़ जो जनसंख्या है वो लगभग किसकी है, हमारे अनुसूचित जनजाति की है। और उस अनुसूचित जनजाति की जो कुल जनसंख्या है उसमें 4.77% जो है वो कोरकू जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है वो 4.77 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है।
निम्न में से कौन है कोरकू की उपजातियां नहीं है, या कौन सा उप कोरकू की उपजातियां नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए। एक जैसा लग रहा होगा। देखिए ऐसे प्रश्न में एक विशेष बात याद रखना, आपको वो शब्द में एक आ की मात्रा या ई की मात्रा या एक शब्द पूरे एक वर्ण में एक अक्षर में वो एक अक्षर ऐसा लिखकर या अक्षर ऐसा लिख करके आप शब्द को चेंज करने की कोशिश करेगा। हमें तो पता है कि अक्षर की स्पेलिंग या अक्षर जो है वो इस तरीके से लिखाता है, तो ऐसे वो जनजाति की जो उपजाति के शब्द हैं उनमें एक आध छोटा परिवर्तन करेगा। रूमा, नहाला, बवाई, आप सब जानते रूमा है, नहाला है, बवाई है। रेमीना जो है वो इसकी उपजाति नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा रेमीना। रेमीना कोरकू जनजाति की एक उपजाति नहीं है, यह आंसर आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। डागर बासा, डागर बासा ये शब्द है, डागर बासा निम्न में से किस जनजाति का युवाग्रह है? ये डागर बासा लिख दे या धागर बासा लिख दे, एक ही बात है। तो धागर बासा या डागर बासा किस एक जनजाति का युवाग्रह है, ये आपको आंसर करना है। फटाफट आंसर कीजिए कि धागर बासा किस एक जनजाति का युवाग्रह कहलाता है? भारिया का, भूमिया का, उराव या भूइया का? जल्दी से आंसर कीजिए कि ये किस जनजाति का एक युवाग्रह है। भारिया का है क्या? भारिया का तो नहीं है, भूमिया का भी नहीं है, उराव का भी नहीं है, क्योंकि रंग बंग है वहां। तो भूइया जो है जनजाति है उसका एक युवाग्रह है धागर बासा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। समानपुर विकासखंड जो कि एक पिछड़ी जनजाति क्षेत्र है, किस जनजाति से संबंधित है? देखिए सामानपुर, जैसे आपने पातालकोट का नाम सुना है, तो जैसे पातालकोट है वैसे ही पातालकोट के जैसा एक क्षेत्र तामिया है, ऐसे ही एक समानपुर है, समनपुर, समनपुरा, समनपुरा या समानपुरा, ये जो क्षेत्र है ये किस जिले में या ये विकास खंड जो कि जनजातियों से संबंधित है, ये किस जिले में पड़ता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर करो कि ये विकास खंड जो है वो किस जिले में पड़ता है, ये या कौन सी जनजाति से संबंधित है, या किस जिले में नहीं। ये जिला तो चलो बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, हमें सब विकास खंडों के नाम जिले के हिसाब से याद नहीं करने हैं। कौन सी जनजाति से संबंधित है? बेगा, सहरिया, भारिया या उराव? आंसर करना है बेगा। ये बेगा जनजाति से संबंधित विकास खंड है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक आधुनिक जनजाति किसे माना जाता है? कौन सी जनजाति है जो सबसे ज्यादा आधुनिक मानी जाती है? कि भैया ऐसी जनजाति जिसमें बहुत सारे सुधार हो गए हो, शिक्षा का स्तर, यहाँ जो शिक्षा है उसे महत्वपूर्ण स्थान देना है आपको। तो कौन सी जनजाति है जिसके सामाजिक आर्थिक और बाकी की जो स्थितियां होती है, मतलब राजनीतिक, धार्मिक, ये में भी सुधार हो चुका है। अब वो जनजाति पिछड़े के रूप में नहीं आती है। भील, गोंड, कोल या कोरकू? जल्दी से आंसर करो। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक आधुनिक जनजाति कौन सी बन चुकी है, तो कोल जो जनजाति है वो सर्वाधिक आधुनिक है, क्योंकि इसमें शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा है और शिक्षा के विकास के कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो चुका है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा आधुनिक जनजाति माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। सेवाओं और पदों में दावे से संबंधित कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में वर्णित है? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा गया है सेवाओं और पदों में दावे से संबंधित। यहाँ सीधे तौर पर प्रश्न नहीं पूछा है, थोड़ा घुमा दिया है। सेवाएं अर्थात नौकरियों में, सेवाओं और पदों में, आरक्षण या पदों में दावे से संबंधित जो बात है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? आप फटाफट आंसर कीजिए कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया है दावों का। यहाँ आरक्षण की बात नहीं की जा रही है, दावे। देखिए 330 में तो जो है वो लोकसभा में सीटों का आरक्षण है, तो 335 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। सेवाओं और पदों में दावे के जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 335 में है। अगर आपसे दावे पूछा जाता है तो आप केवल 335 आंसर करेंगे, आर्टिकल 335 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है।
पैसा अधिनियम 1996 मध्य प्रदेश में किस दिनांक को अधिसूचित किया गया? किस साल में हमारे यहाँ पैसा अधिनियम लागू किया गया? पैसा आप जानते हैं, पैसा लिखकर देखना। तो पंचायती राज एक्सटेंशन अधिनियम इसका फुल फॉर्म होता है, पंचायती राज एक्सटेंशन अधिनियम, अर्थात उसका विस्तार करने वाला या पंचायती राज का जनजातीय क्षेत्र में विस्तार करने वाला अधिनियम कब बना? 1996 में बना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कब इसे अधिसूचित किया गया। आप सबको सामने ऑप्शन 15, 22, 20 और 23 है, जल्दी से आंसर करो। इसका आंसर है 2022 में पैसा अधिनियम को मध्य प्रदेश में लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? अब यहाँ प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना मेरे भाई। आपके सामने 20 ऑप्शन है, 47 है, 34 है और 48 है, और अधिकतर लोग मुझे पता है कि गलत आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना प्रतिशत, क्या पूछा है, कितनी सीटें आरक्षित की गई, ये नहीं पूछा है, कितना प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। यूं तो 47 हो जाता आंसर, जल्दी से आंसर करो। हमारे मध्य प्रदेश में 14 जो क्वेश्चन है इसका आंसर सब लोगों ने गलत किया होगा। भाई मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीटें हैं और इन 230 सीटों में से 47 सीटें आरक्षित हैं, और प्रतिशत के हिसाब से देखोगे तो ये लगभग 20% होगा। इसका 10% कितना होगा? 10% होगा 23, फिर अगला 10% होगा 23, तो 23 और 23 मिला लिया जाए तो 46, तो हमारे यहाँ 20 पॉइंट आगे 21, मतलब लगभग 21% आरक्षण है हमारे यहाँ, क्योंकि इनकी जनजाति जितनी है उस प्रतिशत में आरक्षण। तो इसका आंसर 20 जो है वो सही होगा, एग्जैक्ट 20 पॉइंट में है, उसको हम अभी नहीं निकाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ये जो पिछला प्रश्न था, ऐसे परीक्षा में प्रश्न गलत मत करना भाई, मेरे स्टूडेंट हो तो ढंग से प्रश्न पढ़ते सीख जाओ। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम की जनजातियों से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उत्तरदायी है? मतलब इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो मिजोरम की एक जनजातीय व्यवस्था का या जनजातियों के संबंध में व्यवस्था या प्रावधान करता है? जल्दी से आंसर करो। ये प्रश्न आपको 4-5 ही तो हैं, 371 क ख ग घ, जल्दी से रट्टा मार लेना है। और अगर आपको ये रटा हुआ नहीं है तो ये क्वेश्चन सीरीज यही रोक करके या खत्म होने के बाद में आप सबसे पहला काम यही करेंगे। मुझे रटा हुआ इसलिए मैं फटाफट आंसर कर सकता हूं। 371 जो 6 है वो मिजोरम के लिए व्यवस्था करता है, मिजोरम के लिए क्या करता है? व्यवस्था, या ये याद रखना। अब देखो कैसे याद किया, जो मिजोरम में पीछे रम लगा हुआ है, अब जो व्यक्ति रम पी लेता है वो बांस मारता रहता है, तो बाकी सब लोग उसको छीछी छीछी करेंगे, छ करेंगे, तो याद हो जाएगा। बड़ा सरल है ये, याद करना, आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस संविधान संशोधन द्वारा जनजातियों के लिए आरक्षण को पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? अभी आपको पता है 2022-23 में 4-5 संविधान संशोधन हुए, लास्ट 106वां हुआ है। तो कौन से संविधान संशोधन ने जनजातियों के लिए आरक्षण जो कि 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो 2020 में आरक्षण 26 जनवरी को खत्म होना था, तो 26 जनवरी से लेकर 2030 के 25 जनवरी तक या 25 जनवरी 2030 तक आरक्षण को बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? फटाफट आंसर करो। 104वां जो संविधान संशोधन है वो इनके आरक्षण को बढ़ाने के लिए किया गया। 105 ओबीसी की जो निर्धारण है वो राज्यों को दिया गया। 106 महिला आरक्षण जो है उसको आगे बढ़ा दिया गया, 33% कर दिया गया। तो आपका आंसर जो है वो 104 होगा, 104वें संविधान संशोधन, मतलब बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति बंदरों का खून कर उनका मांस खाना पसंद करती है? और ये याद रखना है कि कौन सी जनजाति जो है वो बंदरों का मांस खाना पसंद करती है। जनजाति एक ऐसी विशेष है जो बंदरों का शिकार करती है, उनको खून करती है, और बंदर देखते से ये उसको मारते हैं और मारकर खा जाते हैं। तो कौन सी जनजाति है जो बंदरों का शिकार करती है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, जल्दी से आंसर करना है। उराव, पारधी, कमार और खास, इनमें से कौन सी एक जनजाति जो बंदरों का शिकार करती है? आंसर होगा पारधी जनजाति। आपको पता है ना पारधी शब्द का अर्थ ही क्या होता है?
शिकारी। पारधी कौन सी भाषा का शब्द है? मराठी। मराठी भाषा में पारधी शब्द का अर्थ होता है शिकारी। शिकारी की बहुत सारी जातियां जो यहाँ पाई जाती हैं, जैसे शीशी का तेल पारधी, चीता पारधी, फांस पारधी, ऐसे अनेक प्रकार के पारधी जो है वर्गीकृत हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातीय अभिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जल्दी से आपको आंसर करना है कि मध्य प्रदेश में राज्य विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु अभिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फटाफट आंसर कीजिए कि मध्य प्रदेश में राज्य घुमंतु विमुक्त और जो जनजातियां हैं अर्ध घुमंतु, इनके लिए अभिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फटाफट आंसर कीजिए। 1998, 1996, 1997 या 2003? आंसर होगा 1996 में इनके लिए एक अभिकरण की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 19वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी विमुक्त जनजातियां नोटिफाई की गई है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा है विमुक्त, और आप सब जानते हैं कि विमुक्त शब्द में 3 शब्द अपने आप में शामिल हैं, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु। जल्दी से संख्या बताइए कि विमुक्त जनजातियां कितनी नोटिफाई की गई है मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो अभिकरण जो है वो विमुक्त के नाम से ही अभी नोटिफाई करता है। तो आंसर होगा 21। तो 21 और ये 30 ऐसे तोड़ सकते हैं, तो दोनों का जो सम होगा वो 51 होगा। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु, ऐसे 3 भागों में इसको बांटा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट आंसर कीजिए। भीलों के सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते हैं, कौन से देवता को भील जनजाति के लोग सबसे शक्तिशाली देवता स्वीकार करते हैं? तो भीलों का सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन से देवता पूजे जाते हैं? फटाफट आंसर करो। बड़ा देव, दुल्हा देव, ठाकुर देव या राजपंथ? जल्दी से आंसर करना है। बूढ़ा देव या बड़ा देव, दुल्हा देव, ठाकुर देव और राजपंथ। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भील जनजाति किसे सबसे बड़ा मानती है, तो उसका आंसर जो है वो राजपंथ होगा। और सामान्यतः इसका आंसर बूढ़ा देव भी सही होता है, लेकिन ये इस क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भील जनजाति किसे मानती है, तो फिर आंसर आपका राजपंथ होगा, क्योंकि वो अपना बड़ा जो है, बड़े देवता, जो सबसे बड़े देवता है, प्रभावशाली शक्तिशाली देवता के रूप में जो है वो राजपंथ की पूजा करते हैं। ये याद रखना है आपको, नहीं तो आंसर बड़ा देव होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मध्य प्रदेश की सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है? देखो एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो गुदना प्रिय पूछा जाता या गुदाना प्रिय पूछा जाता तो आंसर फिर अलग हो जाता, लेकिन अभी आपसे श्रृंगार प्रिय जनजाति पूछा है। जल्दी से इसका आंसर करो कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय है। आंसर करना है भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय जनजाति मानी जाती है। सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है? भील जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सक्रियता दिखाने वाली जनजाति कौन सी थी? देखो मध्य प्रदेश की हर जनजाति ने, हर एक वर्ग ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। 1857 की क्रांति में किसने सबसे ज्यादा सक्रियता दिखाई, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया सबसे ज्यादा सक्रिय कौन था? भील थे, गोंड थे, कोरकू थे या सहरिया थे? जल्दी से आंसर करो कि कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा सक्रिय थी। आंसर होगा भील जनजाति, क्योंकि भील जनजाति के तो हर एक व्यक्ति ने भाग लेना शुरू कर दिया था। बाकी जनजातियों के कुछ विशेष लोगों के नाम मिलेंगे, लेकिन भील जनजाति ने खुद ने ही एक सेना के रूप में अपने आप में भाग लिया है, याद रखना। इसलिए सर्वाधिक सक्रिय भील जनजाति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भील जनजाति द्वारा गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गैर नृत्य अभी होली के अवसर पर टाइप का ऐसा अवसर हो सकता है, या दिवाली का अवसर हो सकता है, भगोरिया या रक्षाबंधन। गैर नृत्य, एक गौर नृत्य आएगा आगे, वो गौर अलग नृत्य, गैर नृत्य है। दीपावली, होली, भगोरिया या रक्षाबंधन? जल्दी से आंसर करो कि किस अवसर पर किया जाता है। भाई यदि गेर कब निकलती है आपको पता है ना, होली के समय गेर निकलती है, तो ये गेर नृत्य भी तभी किया जाएगा। तो गेर होली से संबंधित है और गेर नृत्य होली का है, याद रखना। गौर नृत्य अलग है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आंसर कीजिए।
गौंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश के किस जिले में केंद्रित है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गोंड जनजाति की, एक विशेष जनजाति पूछ लिया आपसे कि गौंड जनजाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो किस जिले में है? फटाफट आंसर कीजिए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में इस गौंड जनजाति की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। आंसर होगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा गौंड जनजाति पाई जाती है। गौंड जनजाति के जिन जिलों में जितना प्रतिशत है उसमें सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है, केंद्रीकरण है, वो छिंदवाड़ा जिले में है। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मंडवा तरी नामक 3 प्रकार के विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? मंडवा तरी जो प्रक्रिया है या मंडवा तरी जो विवाह के 3 प्रकार होते हैं ना, ऐसे बोलेंगे मंडवा तरी मतलब 3 प्रकार के मंडप किस जनजाति से संबंधित है? फटाफट आंसर कीजिए किस जनजाति से है मांडवा तरी जो है वो गोंड जनजाति से संबंधित है। इसमें 3 प्रकार के विवाह होते हैं। आपको YouTube पर बहुत अच्छे से मैंने गोंड जनजाति के विवाह और गोंड जनजाति की परंपराओं को पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किस जनजाति में कृषि की एक विविध प्रणाली बारी का प्रचलन है? अर्थात बारी नाम की जो कृषि है वो कौन सी जनजाति करती है? फटाफट बताइए कि कौन सी जनजाति बारी नाम की कृषि करती है? गोंड, बेगा, उराव या कोरकू? फटाफट करो। बारी, किसकी बारी आई? गोंड जनजाति की बारी आ गई। तो याद रखना, जब बारी आ जाती है आदमी की तो वो भाग जाता है, गो हो जाता है, तो गो से जोड़ लेना गोंड, तो याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। खेका विवाह का संबंध किस जनजाति से है? खेका विवाह कौन सी जनजाति करती है? स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कीजिए। खेका विवाह क्या होता है? ये खेका विवाह में क्या होता है कि जो शादी हो रही है उसमें लड़का तो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन लड़की के स्थान पर एक डंडे को गाड़ दिया जाएगा और वो डंडा ही खेका कहलाता है। क्योंकि किसी लड़की को 2 बार 7 फेरे लेने की अनुमति नहीं होती है ना, तो जो विधवा विवाह होता है उसे खेका विवाह कहते हैं। तो खेका विवाह का प्रचलन या विधवा विवाह के एक स्वरूप खेका विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? फटाफट आंसर कीजिए। जो सहरिया जनजाति है उसमें खेका विवाह का प्रचलन है। फटाफट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रसेल और हीरालाल, आपको याद है ना, जो इंडिया के सेंटर वाले हिस्से हैं, केंद्रीय हिस्सा जो मतलब जो मध्य वाला भाग है, इसमें जनजाति के संबंध में अध्ययन करने का काम इस केंद्रीय जो जनजातियां हैं उनके क्षेत्र का अध्ययन रसेल और हीरालाल ने किया और किताब लिखी द ट्राइब्स ऑफ मिडिल इंडिया। तो किस जनजाति को पुरातन पंथी कहा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रसेल और हीरालाल ने किस जनजाति को पुरातन पंथी कहा? भील को, बेगा को, भारिया को और सहरिया को? जल्दी से आंसर करो। पुरातन पंथी जो पुरानी व्यवस्था का पालन करे, तो उन्होंने भारिया को पुरातन पंथी कहा है। याद रखना, इन्होंने पुरातन पंथी किसे कहा? भारिया जनजाति को। आगे बढ़ते हैं। बेरिया के मूल निवास स्थान या जो भारिया जनजाति है, ये भारिया के मूल निवास स्थान को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर करो। भारिया जनजाति के मूल निवास स्थान को क्या कहते हैं? फाल्या कहते हैं, कू कहते हैं, ढाना कहते हैं या सहराना कहते हैं? फटाफट आंसर करो। सब लोग इसका सही आंसर करने चाहिए। इतने सरल प्रश्न जो अगर गलत हो रहे हैं तो फिर तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। इसका आंसर है ढाना। भारिया के घर को ढाना। तो क्या होता है, हमने जोड़ा था ना, भार ढोना, भार से क्या हो जाएगा? ढोना। तो भारिया, भारी लग रहा था तो भार ढो दिया। ठीक है, ऐसे जोड़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हरदोल पूजा का आयोजन प्रतिवर्ष किस जनजाति द्वारा किया जाता है? हरदोल पूजा एक विशेष प्रकार की पूजा है जो बुंदेलखंड बघेलखंड में ज्यादा प्रचलन में है। तो कौन सी जनजाति द्वारा हरदोल पूजा की जाती है? जल्दी से आंसर करो। हरदोल पूजा किसके द्वारा होती है? सहरिया तो उस क्षेत्र में ही नहीं है। भारिया, कोरकू, बंजारा? जल्दी से आंसर करो। जो भारिया जनजाति है
वो हरदोल पूजा करती है हर वर्ष। याद रखना, भारिया जनजाति हरदोल करती है। क्या करती है? देखिए, भार जो है वो हर दिन उठाना पड़ता है, तो हर दिन से हर दोल को जोड़ लिया हमने। हर दिन भार उठाना है, मनुष्य जीवन में आए हैं तो कर्म करते जाना है, टेंशन नहीं लेना, आगे बढ़िए। बहुत ज्यादा टेंशन है मनुष्य जीवन में, लेकिन बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप सुधार होता है। ईश्वर हमें देख रहा है, ईश्वर पर छोड़ दीजिए ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूला और मुलाई का संबंध किस जनजाति से माना जाता है? जल्दी से आंसर करो। वही रावण की कथा याद हो रही होगी। रावण ने कथा में भगवान को, रावण ने जो है भगवान से कहा कि इस क्षेत्र को वीरान क्यों छोड़ रखा है, इस क्षेत्र में भी जनता बस जानी चाहिए। तो जो पूरी कहानी है मूला मुलाई की, वो कोरकू जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है? कोरकू जनजाति से संबंधित है, याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फटाफट आंसर कीजिए। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है भैया? तो ये जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी वाला हिस्सा है, ये वाला जो सतपुड़ा है, यहाँ मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है होशंगाबाद में, जिसे हम पंचमढ़ी कहते हैं। तो पंचमढ़ी में कौन सी जनजाति रहती है? फटाफट आंसर कर लो। पंचमढ़ी में बेगा रहते हैं, गोंड रहते हैं, कोरकू रहते हैं या भील रहते हैं? कौन से रहते हैं? कोरकू जनजाति निवास करती है, याद रखना। कोरकू जो है वो यहाँ पर मूल रूप से निवास करते हैं, या होशंगाबाद जिले में कोरकू पाए जाते हैं। इनका एक विशेष नाम भी है जो अगली बार टेस्ट में पूछूंगा मैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नहाला, नहला या नहाला नामक उपजाति किस जनजाति की है? ये प्रश्न एक बार पूछा भी जा चुका आगे कि नहाला, मवासी, बवारी, बोडिया, रूमा, ये किस जनजाति से संबंधित है? आपसे पूछा है नहला। ये नहला या नहाला जो जनजाति है, नहाला जनजाति किस जनजाति से संबंधित है भैया? तो नहाला जनजाति, जल्दी से आंसर करो, किस जनजाति से संबंधित है? नहाला कोरकू से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोरकू जनजाति से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है कौल जनजाति। कौल जनजाति का मूल निवास स्थान किस जिले में माना जाता है? क्या क्वेश्चन है? कौल जनजाति का मूल निवास स्थान किस जिले में माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौल जनजाति अपना मूल निवास स्थान किस जिले को स्वीकार करती है? जल्दी से आंसर करो। कोल जनजाति, कौल, कौल माने कोल जनजाति जो है वो किस जिले को निवास करती है? सीधी, सिंगरौली, रीवा या शहडोल? आंसर होगा रीवा जिले को वो अपना मूल निवास स्थान स्वीकार करते हैं। तो जो वीर रहते हैं वो को मतलब जनरली कम बोलते हैं, तो को बहुत बोलते नहीं है, बोल कोल जो है वो रीवा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, किस जनजाति में मंडप को गौर खूटा कहा जाता है? किस जनजाति में मंडप को गौर खूटा कहते हैं? फटाफट आंसर कीजिए। किस जनजाति द्वारा गौर खूटा मंडप को कहा जाता है? मंडप को क्या कहते हैं? ये विवाह में जो मंडप होता है उसे गौर खूटा कहते हैं। तो किस जनजाति द्वारा कहा जाता है गौर खूटा? फटाफट आंसर कीजिए। कोल, भील, बेगा या कोरकू? जल्दी से आंसर करो। कोल आंसर इसका सही होगा। कोल जो है वो गौर खूटा कहते हैं। किसे? मंडप को। याद रखना, मंडप को गौर खूटा कोल जनजाति कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कोल अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? फटाफट आंसर कीजिए। कोल अभिकरण, कोल जनजाति के लिए एक विशेष अभिकरण बनाया गया है, और वो अभिकरण कब बनाया गया? ये आपसे प्रश्न पूछा है 2009, 2011, 10, 14। आंसर होगा 2011। फटाफट आंसर करते सीखो। आपको आंसर करते टाइम क्वेश्चन नंबर डालते जाना है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि कौन स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। 6 जून 2011 को एक विशेष अभिकरण बनाया जाता है जो कोल जनजाति अभिकरण के नाम से जाना जाता है। ये आंसर आपको सही करना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। डिगना कला का संबंध किस जनजाति से है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। किस जनजाति की डिगना कला है, या डिगना कला कौन सी जनजाति से संबंधित है? डिगना, जल्दी से आंसर करो। डिगना कला किसकी है? गोंड, बेगा, भील या कोरकू? फटाफट आंसर कर लीजिएगा। गोंड जो जनजाति है उससे संबंधित है। मैंने याद भी कराया था, गोंड में ये ड है और ड को उल्टा कर दो तो ये ग बाद में आता है, डिगना। तो ऐसे ये लिखा जाएगा, तो लिखने में भी आसान है, याद करने में भी आसान है।
आंसर होगा गोंड जनजाति की है डिग्ना कला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नोह डोरा चित्रकला की विषय वस्तु में शामिल नहीं है। मतलब नोह डोरा जो चित्रकला करते हैं उसमें से इनमें से 4 ऑप्शन में से 3 जो है वो शामिल होते हैं। फूल पत्ती, पशु पक्षी, ज्यामितीय आकृति या देवताओं का सजीव चित्रण, इनमें से कौन सी एक चित्रकारी का स्वरूप नहीं है। जो नोह डोरा है इसमें 3 तो करते हैं, 3 प्रकार के चित्र तो बनाते हैं, एक कौन सी वेराइटी का चित्र नहीं बनाते, जल्दी से आंसर करो क्योंकि नहीं पूछा है। तो ये जो देवताओं का सजीव चित्रण है, क्योंकि देवताओं के चित्र पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं जनजाति, याद रखना नोह डोरा में देवताओं का सजीव चित्रण शामिल नहीं है। फूल पत्ती के चित्र तो बनाते हैं, पशु पक्षी के चित्र बनाते हैं, ज्यामितीय आकृतियां बनाते हैं, लेकिन देवताओं के सजीव चित्रण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एवं आश्रम एजुकेशन सोसाइटी का के अध्यक्ष होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है। किस इस सोसाइटी की, ये जो ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल और आश्रम सोसाइटी है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, जनजातीय मंत्री होते हैं, मुख्य सचिव या जनजातीय सचिव, कौन होते हैं? जल्दी से आंसर करो। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जनजातीय सचिव, जनजातीय मंत्री होते हैं। जनजातीय मंत्री जो है वही आश्रम सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन कब किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन कब किया गया था? आदिवासी प्रकोष्ठ कब बना हमारे मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको आंसर करना है, आदिवासी प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश में कब बनाया गया? 84, 69, 89 या 92? आदिवासी प्रकोष्ठ, क्वेश्चन क्या है? आदिवासी प्रकोष्ठ कब बनाया गया मध्य प्रदेश में? आंसर होगा 1984 में बनाया गया था मध्य प्रदेश में, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई। खैर मैं इसका भोपाल गैस त्रासदी से कोई लेना देना नहीं, मैं जोड़ने के लिए बता रहा हूँ। ये हमारे मध्य प्रदेश में 2-3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी होती है 1984 में, तो उस साल ये भी हुआ था, ये याद रख लेना, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, इसका कोई लेना देना उससे है नहीं। अगला प्रश्न है, बारेली हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? क्या क्वेश्चन पूछा है? देखो, एक बार मैं गोंड शब्दकोश पूछ चुका हूं, एक बार भील शब्दकोश पूछ चुका हूं, एक बार कोरकू शब्दकोश पूछ चुका हूं। अब मैंने पूछा है बारेली हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? 7, 10, 11 या 2017? सही आंसर होगा 2017 में बारेली हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय नई दिल्ली से भोपाल स्थानांतरित कब किया गया? बहुत अल्टीमेट प्रश्न है, स्टार ही लगा लेना चाहिए इस प्रश्न पे, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय नई दिल्ली से भोपाल स्थानांतरित कब किया गया? क्या क्वेश्चन है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जल्दी से आंसर करो। 77 में, 79, 80 या 88 में? जल्दी से आंसर कर लो कि इसको कब स्थानांतरित किया गया था नई दिल्ली से भोपाल। आंसर होगा 1979 में। इसको 1979 में जो है वो नई दिल्ली से भोपाल स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना कब शुरू की गई? बहुत अच्छी योजना थी। 3 जनजातियां, कौन सी 3 जनजाति जो पिछड़ी है? बेगा, भारिया और सहरिया, इन 3 पिछड़ी जनजाति के पशुओं को या इनको पशु प्रदाय करने के लिए, एक एक पालतू पशु जो है वो प्रदाय करने के लिए एक योजना लाई गई जिसका पुराना नाम मुख्यमंत्री गाय प्रदाय कार्यक्रम था, बाद में दुधारू पशु कार्यक्रम कर दिया गया। वो किस वर्ष आई? जल्दी से आंसर करो कि कौन से साल में ये योजना जो है वो लागू की गई थी। आंसर है 2020 में, कि 2-2 पशु दे देंगे, ऐसे ही 2-2 पशु दे देंगे बोल करके देख लो तो याद हो जाएगा। कितने? 2-2 पशु दे दो तो दुधारू पशु बन जाएंगे, हर आदमी के पास हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा नायक को फांसी किस वर्ष दी गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। भीमा नायक को फांसी किस वर्ष दी गई? फटाफट आंसर कीजिए। भीमा नायक को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1857, 1858, 1876 या 1866? जल्दी से आंसर कीजिए कि भीमा नायक को किस वर्ष में फांसी दी गई थी। फटाफट आंसर करना है कि भीमा नायक को किस वर्ष फांसी दी गई थी।
1857 में दी थी क्या? 1857 की क्रांति में तो उन्होंने भाग लिया था, तो 1857 की क्रांति में नहीं दी तो फिर कब दी? 1858 में दी, 76 में दी या 66 में दी? जल्दी से आंसर करो। 1800, खैर इसका आंसर 1867 होना चाहिए, तो यहाँ नियर अबाउट में आप ये आंसर करेंगे। थोड़ा सा ऑप्शन में ऐसा देख गड़बड़ी हो जाए तो ध्यान रखना चाहिए, इस प्रश्न में या सुधार कर लेना। आगे बढ़ते हैं। बुंदेला विद्रोह से संबंधित शिवराज सिंह किस जनजाति से संबंधित हैं? कौन सा क्वेश्चन है? बहुत बेहतरीन प्रश्न बनाया गया है कि शिवराज सिंह जो है वो, जो कि बुंदेला विद्रोह है, बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था, तो वहां पे भी एक शिवराज सिंह थे। अब हमारे वाले जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो नहीं है, उनकी बात नहीं हो रही। तो ये बुंदेला विद्रोह से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे शिवराज सिंह। इनका संबंध जो है वो कौन सी जनजाति से? भील से, गोंड से या कोरकू से? कौन सी जनजाति से है? जल्दी से आंसर करो कि किस जनजाति से संबंधित है ये। याद रखना 1842 का जो विद्रोह था उसमें बढ़ चढ़कर गोंड जनजाति ने भाग लिया था, तो जो शिवराज सिंह है वो गोंड जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बिजवाड़ या बिझावर किसकी एक उपजाति है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिजवाड़ या बिझावर किस एक जनजाति की उपजाति है? फटाफट आंसर करो। बिजवाड़ या बिझावर किसकी एक उपजाति है? देखो मेरे को तो ऐसे याद रह जाता है, बिझवार, बिझावर, ऐसा कुछ शब्द लिखा हुआ रहे तो ब निकालो और व निकालो तो बेगा हो जाएगा। बेगा जनजाति की एक उपजाति है बिझावर, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? किस जनजाति से संबंधित है गौर नृत्य? गौर नृत्य बेगा करते हैं, मुड़िया करते हैं, दंडामी करते हैं या कोरकू करते हैं? जल्दी से आंसर करो। मैंने आगे आपको जो बताया था वो गैर नृत्य था, वो ये गौर नृत्य है और वो गौर नृत्य था। ये गैर और गौर दोनों में अंतर याद रखना। तो गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये आंसर आपको याद होना चाहिए। गौर जनजाति से कौन सा नृत्य संबंधित है? बेगा जनजाति गौर नृत्य करती है, मुड़िया जनजाति करती है, दंडामी करती है या कोरकू करती है? कौन करती है इस नृत्य को? फटाफट आंसर करो। कोरकू जनजाति, दंडामी, मुड़िया या बेगा? फटाफट आंसर कर लो कि गौर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? दंडामी, मुड़िया, बेगा या कोरकू? फटाफट आंसर करो। देखो गौर नृत्य वैसे तो गोंड जनजाति भी कर लेती है, बेगा जनजाति भी करती है। इसका मूलतः संबंध किससे है? तो मूलतः संबंध जो है वो मुड़िया से होगा। ये आंसर याद रखना, मूलतः इसका संबंध यही सही होगा। और अगर ऑप्शन में वो ना हो तो फिर जो उसके उप विभाजन है वो भी करते हैं, तो उनपे भी आंसर किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? देखो संथाल, लुशाई, माड़िया, अंगनामी। याद रखना इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति पूछी है, कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई गई है? अब आपको 43 के 43 नाम तो याद होंगे नहीं, 43 तो पूरे, कुछ उपजातियां भी हैं तो उनके नाम भी याद नहीं होंगे। ये चारों ही नाम ऐसे लग रहे होंगे कि हमने तो एक भी नहीं देखा। तो ऐसे टाइम पे फंसना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो संथाल जो है वो झारखंड और बिहार के झारखंड और बिहार का जो संथाल परगना है वहीं पाई जाती है। लुशाई जो जनजाति है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाती है, ये पूर्वोत्तर की जनजाति है। अंगामी जो जनजाति है वो भी दक्षिण वाले क्षेत्र में पाई जाती है। माड़िया जो जनजाति है ये हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है कुछ मात्रा में। याद रखना ऐसे प्रश्नों को निग्लेजेबल प्रोसेस, जो निग्लेजेबल करते हैं ना अपन, निकाल दो उसमें से चार में से एक, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इस तरीके से आंसर करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस एक जनजाति की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है? बहुत अल्टीमेट प्रश्न है ये। किस एक जनजाति की जो मातृभाषा है वो छत्तीसगढ़ी है? उराव जनजाति की, कमार जनजाति की या मवासी की या बिजवार जनजाति की? जल्दी से आंसर करो। किस एक जनजाति की जो विशेषता है वो कौन सी है? छत्तीसगढ़ी भाषा बोलना। वो छत्तीसगढ़ी भाषा कौन सी जनजाति बोलती है? याद रखना इसका आंसर होगा बिजवार जो जनजाति है, बिजवारा या बिजवारा, बिजवार जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा
बोलती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद रखना, रटा हुआ होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गोंड धोवा प्रथा। देखो, गोंड धोवा प्रथा हो या गोंड धोवा प्रथा हो, एक ही बात है। गोंड धोवा प्रथा ये किस जनजाति की है? ये है तो गोंड का लिखा हुआ, लेकिन जनजाति कौन सी, किस जनजाति में ये पाया जाता है? वो पांव धुलाने, हाथ धुलाने वाली जो परंपरा है उसकी बात की जा रही है। कौन सी जनजाति में पाई जाती है? तो ये जो धोवा प्रथा है ये कौन सी जनजाति की है? कोरकू, सहरिया, कोल या भारी? आंसर होगा कोल जनजाति में पाई जाती है ये धोवा प्रथा। आप सब लोगों की टेस्ट बहुत अच्छी रही होगी, उम्मीद है। आप सब लोगों ने जो 50 क्वेश्चन के आंसर किए हैं उसमें खुद को चेक करना है कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अगर आपका आंसर 40 या 40 से कम है तो फिर आपको ये समझना होगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जैसे किसी किसी को समझ नहीं आता कि नृत्य वाले सारे उसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, किसी किसी के जनसंख्या वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, किसी के संविधान से संबंधित वाले क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आपका जो पोर्शन गलत हो रहा है उस एक पोर्शन को फाइंड आउट करना है और उसको फिर से रिवाइज रिकॉल करना है। बाकी जो पोर्शन सही है उनको जैसे आप आराम से पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए, रोज सुधार करते रहिए, एक दिन परफेक्ट बन जाओगे। आज के लिए विशेष रूप से धन्यवाद, सभी विशेष रूप से धन्यवाद के आभारी हैं। थैंक यू।